Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will concern features of organic compounds. यानी कि आज का बड़ा हमारा जो लेक्चर है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी खूबियाँ हैं? तो सबसे पहले हमारे पास बेटा फीचर है पिकुलियर नेचर, ऑफ कार्बन. अगर बेटा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन मिलके इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं कि दुनिया में इनके कंपाउंड बाकी 90 एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कहीं ज़्यादा है. यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है. यानी कि क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर. तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा क्यों हैं? तो बेटा हमारे पास इसकी 2 वजूहात हैं. पहली वजूहात है हमारे पास कैटिनेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा होने की एक वजह कैटिनेशन. ये कैटिनेशन क्या है? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलके लॉन्ग चेन बनाता है, या फिर यही कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलके रिंग सिस्टम क्रिएट करता है. एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलके लॉन्ग चेन बनाता है और इसी तरह कार्बन से मिलके रिंग सिस्टम डेवलप करता है. कार्बन की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाने की खूबी या फिर रिंग सिस्टम बनाने की जो सलाहियत है, इसे हम लोग कैटिनेशन का नाम देते हैं. तो हम इसे डिफाइन क्या करेंगे? द यूनिक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of one carbon atom to an other carbon atom to form long chain or ring. Long chain or ring is called कैटिनेशन. एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाने या रिंग बनाने की खूबी क्या कहलाती है बेटा? हमारे पास कैटिनेशन. फॉर एग्जांपल हम इसे सिंप्लीफाई यूं लिख सकते हैं कि सर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम होगा एन ब्यूटेन. ये जो एन है ना बेटा, ये लफ्ज नॉर्मल से लिया गया, स्ट्रेट चेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ब्यूटेन से मुराद ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम. इसी तरह हम इसके एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. CH और CH. डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और आप इसे ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजीन। तो मैं यूं कह सकता हूं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटिनेशन, एंड कैटिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द यूनिक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन कार्बन एटम to an other carbon atom to form long chain or ring is called catenation। तो कैटिनेशन वो वाहर खूबी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड दुनिया के अंदर मिलियंस में मिलते हैं। हमारे पास इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में ज्यादा होने की वजह मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। अगर बेटा मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन कार्बन के साथ मिलके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। यानी कि तादाद कार्बन की सेम है, लेकिन सर नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज होने की वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इंक्रीज। इसी तरह कार्बन जो है वो बाद औकात ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। तो सर कार्बन की कार्बन के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग यानी कि एक से ज्यादा किस्म की जो बॉन्डिंग है, इस वजह से भी कंपाउंड ज्यादा होती। बिकॉज व्हेन नेचर ऑफ बॉन्ड इज चेंज, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज चेंज, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज, एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो चेंज। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग होने की वजह से शेप ऑफ मोलेक्यूल, साइज ऑफ मोलेक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोलेक्यूल चेंज। तो सर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग नेचर होने की वजह से कार्बन के कंपाउंड की शेप चेंज हो जाती है, वो कंपाउंड चेंज हो जाता है। सर उसका साइज चेंज हो जाता है, सर उसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से कार्बन के कंपाउंड दुनिया के अंदर बेतहाशा है ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 मल्टीपल बॉन्डिंग। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत या रिंग सिस्टम बनाने की सलाहियत क्या कहलाती है? कैटिनेशन, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है। नंबर 2 सर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके कई किस्म की बॉन्डिंग डेवलप करता है। सर वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है, वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड की शेप चेंज हो जाती है, सर कंपाउंड का साइज चेंज हो जाता है और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास इसी तरह दूसरा पॉइंट है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं इसे रेज कर देता हूं, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है और कार्बन पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है। और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होता है वो हकीकत में उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर करता है। यानी कि मैं सिंप्लीफाई करता हूं कि सर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? कार्बन। और कार्बन पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप का मेंबर है, लिहाजा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। और हमने भी पढ़ा हुआ है
कि सर अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो या 5 और 5 से ज़्यादा हो तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करता है। वो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अगर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। और सर कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक रिएक्शन देंगे, आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे। तो मैं यहां पे इसे लिख देता हूं कि सर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई जी, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा बेटा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, कौन सा कंपाउंड हो बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका इसेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा? सर उसका इसेंशियल एलिमेंट कार्बन होगा, और कार्बन पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर ये पीरियोडिक टेबल के 4थे ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और अगर कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो बेटा याद रखिएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, और अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो सर बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोवलेंट कंपाउंड्स। और अगर कंपाउंड कोवलेंट है तो उसमें होने वाले रिएक्शन ऑर्गेनिक होंगे, वो आयनिक नहीं होंगे, क्योंकि कंपाउंड ही क्या है आपके पास? ऑर्गेनिक है। कंपाउंड ही क्या आपके पास? कोवलेंट है, लिहाजा वो आयनिक रिएक्शन नहीं देगा। तो हम यूँ कहेंगे कि सर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर सिंपली कोवलेंट कंपाउंड्स due to presence of 4 electron in the valence shell of carbon, which have ability to share its 4 electron with other carbon atom and form covalent bond. As a result, the product will be covalent compound। तो वहाँ पे कोई भी आयनिक रिएक्शन नहीं होगा, उसके अंदर आयनिक प्रॉपर्टी डिवेल्प नहीं होगी। इन द सिमिलर वे हमारे पास बेटा तीसरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर हमारे पास तीसरा फीचर कौन सा है बेटा? वो है हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें, हमारे पास अल्केन एक पूरी फैमिली है, उसके अंदर मिलियंस कंपाउंड हैं, लेकिन बेटा आपको उन मिलियंस कंपाउंड को स्टडी नहीं करना। आप उनमें से किसी एक कंपाउंड को स्टडी कर लो, आपको उस सीरीज, उस फैमिली, या कह लो कि अल्केन के तमाम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा। तो हम इसे यहां पे थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। सर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में ऑलमोस्ट मैच करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर उनकी सिमिलैरिटीज क्यों होती हैं? तो हमने आंसर लिख दिया सर ड्यू टू होमोलोगस सीरीज। एक नया लफ्ज आ गया सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर इन बिहेवियर ड्यू टू होमोलोगस सीरीज। अब क्वेश्चन ये है डिफाइन होमोलोगस सीरीज या फिर व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो हम इसे समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर लेते हैं कि देखें हमारे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बेटा हमारे पास है इथेन। क्या नेम है? इथेन। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2
CH3, तो सर इसका कम नाम क्या है हमारे पास, प्रोपेन। इससे नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूटेन। और क्या नेम होगा, ब्यूटेन। इसी तरह नेक्स्ट मेंबर हमारे पास आएगा CH3, CH2, 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 1 2 3 4 और ये आपके पास कितने हो गए बेटा, 5। इसका नाम आ जाएगा पेंटेन। आप इनके नाम के साथ N भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके N ब्यूटेन, N पेंटेन, इसका मतलब होता है नॉर्मल कंपाउंड यानी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसे जरा आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि सर पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ CH2 ग्रुप का फर्क है। बिल्कुल ठीक है, क्यों, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया। इस कंपाउंड को इसके साथ कंपेयर कीजिए, CH3 CH3 के साथ कंपेयर हो गया, CH3 CH3 के साथ हो गया, और CH2 CH2 के साथ हो गया। फिर कौन सा ग्रुप बच गया, CH2 ग्रुप। नेक्स्ट कंपाउंड को जरा कंपेयर कीजिए, CH3 CH3 के साथ कंपेयर हो गया, CH2 CH2 के साथ कंपेयर हो गया, CH3 CH3 के साथ कंपेयर हो गया, और CH2 CH2 के साथ कंपेयर हो गया। तो सर फिर देखें यहां पे आपके पास वही ग्रुप बचा है। यानी कि अगर हम गौर करें, ऑब्जर्व करें, तो सर हर नया आने वाला कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से सिर्फ एक कांस्टेंट फैक्टर यानी कि CH2 ग्रुप का फर्क रखता है। इसका मतलब है कि ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ CH2 ग्रुप। सर हर आने वाला कंपाउंड पहले कंपाउंड से हमारे पास एक ही फैक्टर ज्यादा रखता है, और वो फैक्टर कौन सा है, CH2। तो मैं इसे यहां पे लिख लेता हूं कि पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि सर हर नया आने वाला कंपाउंड में फर्क कितना है, CH2 ग्रुप का। कौन सा फर्क है बेटा, CH2, सिर्फ ये फर्क है। चले दूसरा देखिए जरा, सर जितने भी कंपाउंड आपने यहां पे नोट किए हैं इन तमाम में सिंगल 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 कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि इनका फंक्शनल ग्रुप, और कौन सा, फंक्शनल ग्रुप सेम है। सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि सर वो तमाम प्रॉपर्टीज जो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं उनको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ले तो सर अगर इन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो सर इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इन तमाम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। चलें एक और ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास इन तमाम कंपाउंड्स का एक जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। देखिए जरा, ये जो n है ना बेटा, n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। n क्या है बेटा, सर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। काउंट करें पहले कंपाउंड में, इथेन में सर 2 कार्बन हैं तो n की जगह 2 लिख दें तो क्या बन जाएगा, C2। चलें n कार्बन को ज़ाहिर करते हैं तो 2n का मतलब n की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 2 बार 4, 4 में 2 ऐड कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। ज़रा यहाँ काउंट करें, हाइड्रोजन 3 और 3 6। इसका मतलब है कि ये फार्मूला इसका जर्नल फार्मूला है। चले नेक्स्ट कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं। 1 2 3 कार्बन है, सर आप n की जगह 3 लिख दें तो मैं क्या लिखूंगा, C3। तो बेटा n की जगह फिर क्या लिखूंगा, 3। 2 3 बार 6, 6 में 2 ऐड कर दे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपके पास, 8। तो हाइड्रोजन काउंट करें, सर 3 2 5, 5 और 3 8। सर इसमें 8 हाइड्रोजन है तो हमने भी तो 8 लिखे। नेक्स्ट कंपाउंड में देखें, 1 2 3 4। सर कार्बन 4 अगर हो तो बताए हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड। तो हम यहां से काउंट कर सकते हैं CnH2n। सर n अगर 4 हैं
तो 4 2 बार 8, 8 में 2 आप ऐड कर लें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 10, तो काउंट करें 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10। तो सर हमारे पास ये जो फार्मूला है CnH2n+2 इन तमाम कंपाउंड्स का जर्नल रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इन तमाम कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेटिव जर्नल फार्मूला, यानी कि जर्नल फार्मूला सेम है। सर जर्नल फार्मूला भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, और सिर्फ फर्क किसका है CH2 ग्रुप का। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ये चल रही है आपके पास, बढ़ते जाएंगे, आप इस फार्मूले को फॉलो करें, आप मिलियंस तक इन कंपाउंड को राइट कर सकते हैं। तो सर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, सर कंपाउंड की एक भरमार है आपके पास, विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सर उन तमाम कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सेम, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सेम जर्नल फार्मूला। बट डिफरेंट कहां पे है, बट ईच सक्सेसिव मेंबर, हर नया आने वाला कंपाउंड, बट ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर फ्रॉम वन एनदर बाय अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ CH2 ग्रुप। तो सर हर आने वाला ग्रुप पहले वाले कंपाउंड से सिर्फ कितना डिफर करता है सर CH2 का फर्क है। तो बेटा हमारे पास ऐसे तमाम कंपाउंड्स का ग्रुप जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, जर्नल फार्मूला सेम हो, लेकिन ईच सक्सेसिव, हर नया आने वाला मेंबर पहले से सिर्फ कितना डिफर हो CH2 ग्रुप। तो हम इसे क्या नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो जरा डेफिनेशन नोट कीजिएगा, लिखिएगा, हाँ जी लिखिएगा डेफिनेशन बेटा। अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, मैं भी लिख देता हूं, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, a group of compounds having same journal formula, having same journal formula, same journal formula, chemical properties, chemical properties and functional group. Sir, a group of compounds having same journal formula, chemical properties and functional group, but differ from one and other। बल्कि यूं कर लें, बट ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर, बट ईच सक्सेसिव मेंबर, क्योंकि बेटा ये तरतीब के साथ है, तो बट ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर, but each successive member is differ from one another by a constant factor of CH2 ग्रुप। तो आपने यहां पे दोनों तरफ लाइनें लगानी है, इसके केमिकल बॉन्ड को शो करती हैं। बट डिफर फ्रॉम वन एनदर बाय अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलैरिटीज इसलिए सेम रखते हैं, या उनकी सिमिलैरिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी होमोलोगस सीरीज होती है। अब होमोलोगस सीरीज से हमें फायदा क्या हुआ कि आप मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने की बजाय आप किसी एक कंपाउंड को, उस फैमिली के किसी एक कंपाउंड को स्टडी करें,
तो आप मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने की बजाय आप एक कंपाउंड से ही तमाम की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ कि सर होमोलोगस सीरीज रिड्यूस द स्टडी फ्रॉम मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड टू अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो सर चलें ये आप खुद लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि सर होमोलोगस सीरीज रिड्यूस homologous series reduces the study of millions organic compound to a few compound या few homologous to a few compounds। तो इतने ज़्यादा कंपाउंड को स्टडी करने की बजाय आप एक एक कंपाउंड को स्टडी करते जाओ, इतनी ज़्यादा स्टडी को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये हमारे पास है तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चौथी प्रॉपर्टी, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन चीज़ों को साथ साथ आप अपनी नोटबुक जो है ना बेटा वहाँ पे लिखते जाएं या किताब पे लिख लें तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करें, दे आर लार्ज इन नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यह हम पहले पढ़ चुके ना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज इन नंबर, यानी कि नंबर 1 हो गया कि सर ये तादाद में बहुत ज्यादा है। नंबर 2 एंड टू मच कॉम्प्लेक्स। ले जी यहां पे बात क्लियर हो गई कि सर नंबर 1 दे आर लार्ज इन नंबर। तो लार्ज इन नंबर तो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि सर उसकी वजह क्या है, कैटिनेशन है, सर उसकी वजह क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब एक और नई प्रॉपर्टी आ गई सर दे आर टू मच कॉम्प्लेक्स। इनको समझना इतना आसान भी नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है स्टार्च, बायो आप लोग पढ़ते हो, वहां पे आपने पढ़ा होगा स्टार्च। ये आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है। इसका हमारे पास है केमिकल फार्मूला है C6H10O5 होल N। अब बेटा ये जो N है ना हमें इसका पता ही नहीं सर, ये N 1 है 2 है 3 है, हमें आज तक इसका ही नहीं पता कि सर हाउ मैनी या यूं कह लें कि सर हमारे पास जो N है ये कहां तक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर हमारे पास N जो है वो सेवरल थाउजेंड। सर पता ही नहीं, सेवरल का मतलब हमने इसके मतलब अपनी जान छुड़ा ली है। तो सर ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है ये हकीकत में इसका केमिकल फार्मूला नहीं है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। कौन सा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो पता चला कि स्टार्च हमारे पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमें उसका केमिकल फार्मूला सही तरह पता नहीं है। क्योंकि केमिकल फार्मूला क्या होता है, वी टेल अस टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जब मुझे N का ही नहीं पता तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन का भी पता नहीं होगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का भी पता नहीं होगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का भी पता नहीं होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सर हमारे पास बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको स्टडी करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। नंबर 2 इसी तरह एग्जांपल काउंट कर लेते हैं। हमारे पास है प्रोटीन। आपको पता है कि बेटा प्रोटीन जो है ये एक लाइफ मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है जानदारों में। हमारा बॉडी का 50% नॉन बोनी पार्ट्स, मतलब हड्डियां वगैरह निकाल दो, बाकी जो हिस्सा बचेगा उसका 50% पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि मेन यूनिट जिससे ये बनता है, वो अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपस में कंडेंस होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब उस बड़े मॉलिक्यूल की बात करते हैं सर, अमाइनो एसिड आपस में जुड़े, अमाइनो एसिड ने आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बना दी जिसे हमने नाम दे दिया पॉलीपेप्टाइड्स।
अब बेटा वो जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, उसे प्रोटीन उस वक्त कहना शुरू किया जाता है जब उसका मोलेकुलर मैस अबव 10,000 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सर प्रोटीन जो है इसका मैस जब 10,000 से ज्यादा हो जाएगा उस वक्त किसी पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या रखा जाएगा? प्रोटीन। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर प्रोटीन हैज मोलेकुलर मैस फ्रॉम few thousands to a million। लो जी, तो सर हमें नहीं पता चल रहा, फ्यू थाउजेंड से शुरू होता है, मिलियंस तक चला जाता है। तो सर ये इतने ज़्यादा बड़े मालिक्यूल हैं और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। इसे रेज कर दो बेटा, चलें हम इसे रेज कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म अगर बेटा हम CH3 CH2OH और CH3O CH3 इन दोनों कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों कंपाउंड्स में टोटल एटम्स की तादाद सेम है। देखिए ज़रा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, यानी कि C कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5 और 1 6, H6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसी तरह ज़रा इसे देखें, इसमें भी कार्बन की तादाद कितनी है? 2। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 3 और 3 6। और ऑक्सीजन क्या है? 1। तो बेटा ज़रा आपको याद होगा, थोड़ा सा रिवाइज करें कि ऐसा फार्मूला जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताता है वो हकीकत में मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलेकुलर फार्मूला। इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। सर कैसे डिफरेंट कंपाउंड है? ये हमारे पास एथानॉल वो अल्कोहल है, और ये हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर। कौन सा बेटा? डाई मिथाइल ईथर। यानी कि सर एथानॉल और डाई मिथाइल ईथर का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हैं। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड हो जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमिने को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे 2 or more कंपाउंड्स। इसे रेज कर दूं, 2 or more कंपाउंड्स हाँ जी लिखेंगे डेफिनेशन बेटा, 2 or more कंपाउंड्स 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers to each other, and this phenomenon is called isomerism। और समझ आई? यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, हम उसे क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इस मुजाहरे को, इस कुदरती अमल को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म फिनोमिना शो करते हैं तो करते क्यों हैं? वाई?
ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। तो बेटा इसकी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं या वजूहात हैं। नंबर 1, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिजिड। सर ये रिजिड होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास रोटेट हो जाता है तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो ये रिजिड होते हैं। नंबर 2, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी आप देखेंगे वो कोवलेंट नेचर होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते बेटा? डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि एक कैटायन को ऑपोजिटली चार्ज या नेगेटिव चार्ज ने हर तरफ से सराउंड किया होता है 3 डायमेंशनली, और हर नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज ने सराउंड किया होता है, तो वो 3 डायमेंशनली हर सिमत में फैले हुए होते हैं, वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल कहलाते हैं। लेकिन सर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स हैव स्पेसिफिक डायरेक्शंस, तो सर दे आर डायरेक्शनल। तो आइसोमेरिज्म सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जो रिजिड होंगे और डायरेक्शनल होंगे। समझ आ गई बेटा? तो इससे भी मैं रेज कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो छठा फीचर है वो है हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलें इसे समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मसलन सोडियम क्लोराइड। हाँ जी बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड को जब भी आप केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे आप इसका एक्वियस सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, आप इसे सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। तो सर जब आप इसे केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पहले इसका क्या बना लेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास क्या होगा? सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सर कैटाइन होंगे और एनाइन, ये एक्वियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? एक्वियस। यानी कि अभी हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया, इसके ओल्ड बॉन्ड जो सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान थे वो ब्रेक हो चुके। जिस वक्त इसे रिएक्ट करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ नए बॉन्ड बनने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा इनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, मसलन C6H12O6, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब जब केमिकल रिएक्शन में यूज करोगे तो पहले वो टाइम लेगा ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, उसके बाद वो नए बॉन्ड बनाएगा। तो सर इसे ज्यादा टाइम चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी। तो सिंपल कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन शार्प होता है, फास्ट होता है, लेकिन सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। अब वजह क्या है बेटा? ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना हमारे पास, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हम कभी भी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है? तो फिर इसका मतलब हम इसका मोलेकुलर फार्मूला नहीं लिख सकते। क्यों? हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बता सकते, क्योंकि मोलेकुलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम क्या करते हैं? इसका सिंपलेस्ट यूनिट लेते हैं, उस सिंपलेस्ट यूनिट को हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फार्मूला यूनिट। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेटर है, क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेटर, वो फार्मूला यूनिट है। लेकिन जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनका जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो मोलेक्यूल होता है, और हम मोलेक्यूल यानी कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मोलेकुलर नेचर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर लेते हैं? स्लो डाउन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो प्रोडक्ट भी कम होगा। तो हम यूं कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो एज कंपेयर टू
आयनिक कंपाउंड। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज, यानी कि लेस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? लेस प्रोडक्ट। तो ये हम सिंपल लिख सकते हैं, आपने सिर्फ इतना लिखना है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो, एज ए रिजल्ट लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। ठीक हो गया जी? तो इसे भी मैं रेज कर देता हूं। नेक्स्ट लास्ट फीचर है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी को आप लोग इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है जी, दोबारा सुन ले, क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो मैंने गिवन टेम्परेचर इसलिए लिखा क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, लिहाजा आप जब भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे आपको वहां पे रेलिवेंट टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। खैर, हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ कि सर सॉल्युबिलिटी हमारे पास लास्ट फीचर है, क्या है? आपने यहां पे एक जर्नल प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजोल्व होंगे, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। अगर कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मसलन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, तो सर वो आपस में हल होंगे। ऑर्गेनिक में हल होगा, पोलर में हल होगा, नॉन पोलर में हल होगा। तो सर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल है, मेरे पास नेफ्थालीन है, एंथ्रासीन है, फेनेंथ्रीन है, अगर आप इनको डिजोल्व करना चाहो तो आप CCl4 में डिजोल्व कर सकते हो, बेंजीन में डिजोल्व कर सकते हो, पेट्रोलियम ईथर वगैरह, ये आपस में हल होंगे, पानी के अंदर ये डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है बेटा जी? तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो ये आपका जो आज का क्वेश्चन है वो अल्लाह करे इंशाल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो उसका आंसर या क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आंसर रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है जी? तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी।